हेलो फ्रेंड्स, बटनेर आईएएस की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस की इस श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत है। आज हम जिस मुद्दे पे चर्चा करने जा रहे हैं मित्रों, वो मुद्दा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। मानवाधिकार क्या होते हैं, सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए। और यहाँ से इस एक शब्द से, मानवाधिकार एक शब्द से काफ़ी सारे प्रश्न बनने की संभावना है। देखिए, मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये एक है जो क्षेत्र है, ये है मानवाधिकार, यानी कि ये है ह्यूमन राइट्स। ये ह्यूमन राइट्स हैं। इसके अंदर ये जो है, ये है संवैधानिक अधिकार, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। और इसके अंदर ये जो है, ये है फंडामेंटल राइट्स। अगर आपको ये डायग्राम समझ में आ गया है तो मैं आपको 2-3 बातें पूछ रहा हूं, आप मुझे लगता है उस चीज़ का अच्छे से उत्तर भी दे सकते हैं और उस कॉन्सेप्ट को आत्मसात भी कर सकते हैं। अगर मैं ये कहूं मित्रों, अगर मैं ये कहता हूं कि सभी मूल अधिकार मानवाधिकार हैं, शब्दों को सुनना जरा, सभी मूल अधिकार मानवाधिकार हैं तो हैं, क्योंकि मूल अधिकारों का कॉन्सेप्ट मानवाधिकारों के कॉन्सेप्ट के अंदर है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि सभी मानवाधिकार मूल अधिकार हैं तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कुछ एक ऐसे मानवाधिकार हैं जिनको हमने मूल अधिकार के रूप में अधिकृत कर रखा है, लेकिन कुछ एक ऐसे मानवाधिकार हैं जिनको फंडामेंटल राइट्स की वैल्यू प्राप्त नहीं है। तो सभी मूल अधिकार मानवाधिकार हैं, परंतु सभी मानवाधिकार मूल अधिकार नहीं है। दूसरी बात, सभी मूल अधिकार जो हैं वो संवैधानिक अधिकार हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, बिल्कुल हैं। लेकिन क्या सभी संवैधानिक अधिकार मूल अधिकार हैं? नहीं। तो अगर आप इस डायग्राम को अच्छे से समझ गए हैं तो आपको मानवाधिकार, संवैधानिक अधिकार और मूल अधिकारों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं आपको दोबारा से बता देता हूं इस चीज को। इस लेसन में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संक्षिप्त जानकारी आप सब लोगों के लिए। बटनेर आईएएस ऐप पर हमारे ये तमाम क्वालिटी कोर्सेज इस वक्त मौजूद हैं, जिनमें इंडियन पॉलिटी का कंप्लीट कोर्स, सीसेट 2021 का कंप्लीट कोर्स और एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का कंप्लीट कोर्स हमारे प्रीमियम कोर्सेज हैं। बाकी के कोर्सेज आप यहां पर देख पा रहे हैं। यहां पर हम बात करने वाले हैं सीसेट 2021 के कोर्स के बारे में। इसका प्राइस क्या है, इसके कंटेंट्स क्या है, क्या क्या कुछ आपको मिलने वाला है सीसेट 2021 के कोर्स के तहत। तो दोस्तों, ये जो कोर्स है इसके अंदर आपको 110 रिकॉर्डेड वीडियोस मिलने वाले हैं। ऑलरेडी ये वीडियोस रिकॉर्ड किए जा चुके हैं, पीडीएफ्स आप लोगों के लिए ऑलरेडी मौजूद हैं। और ये जो कोर्स है ये बाइलिंगुअल कोर्स है। स्क्रीन पर जो भी क्वेश्चंस डिस्प्ले हो रहे हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्प्ले हो रहे हैं, इसलिए किसी भी लैंग्वेज के एस्पिरेंट को दिक्कत नहीं आने वाली है। आगे दोस्तों, इसके अंदर कंटेंट्स क्या क्या है तो कंटेंट्स देख लीजिए। 120 घंटे से ज्यादा का कंटेंट यहां पर मौजूद है। सीसेट के पूरे सिलेबस को हमने कवर किया है। मैथ्स और रीजनिंग ये कवर की है अमन शर्मा सर ने, जो कि इस वक्त सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर के तौर पर पोस्टेड हैं। इनके अलावा कॉम्प्रिहेंशन को भी हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अलग अलग कवर किया है। अमन शर्मा सर फिलहाल डाउट क्लियरेंस के लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। तो जो भी लोग सीसेट का कोर्स परचेज करेंगे उन लोगों को हमारे स्पेशल सीसेट टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ा जाएगा। और अगर उनको कहीं पर कोई डाउट होता है तो उस डाउट का क्लियरेंस अमन शर्मा सर के द्वारा किया जाएगा। तो अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है, क्या कुछ आप लोगों को मिल रहा है और सीसेट कोर्स के अंदर वो भी आप देख लीजिए। यहां पर आपको अपने एग्जाम की तैयारी के लिए सीसेट के मॉक टेस्ट भी दिए जा रहे हैं। 5 सीसेट मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेंगे। हिंदी में अलग से ये सीसेट मॉक टेस्ट रहेंगे और इंग्लिश में अलग से ये टेस्ट अवेलेबल रहेंगे। तो किसी भी माध्यम के स्टूडेंट को दिक्कत नहीं आने वाली है। क्या कुछ कवर कर रहे हैं, क्या कुछ टॉपिक्स हमने कवर किए हैं वो आप यहां पर देख सकते हैं। मैथ्स में ये तमाम टॉपिक हमने कवर किए हैं। आप वीडियो को पॉज कर तमाम टॉपिक्स को देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सभी टॉपिक्स मैथ्स के अंदर कवर किए गए हैं। इसके अलावा ये सारे टॉपिक्स हमने रीजनिंग के अंदर कवर किए हैं। आप वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आराम से सभी टॉपिक्स को देखिए। ये पूरा का पूरा सिलेबस मैथ्स और रीजनिंग का है, ठीक है। और इस तरह से कुछ हम करते हैं।
ऊपर इंग्लिश में क्वेश्चन रहता है, साथ ही वही क्वेश्चन हिंदी में भी रहता है। विंडो में यहां पर आपको अपने टीचर मिलते हैं और साइड में क्वेश्चन को हल किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। तो इस तरह से आपको कुछ हम ये कवरेज देते हैं। और इसी तरह से दोस्तों जो कॉम्प्रिहेंशन है, जिसको हिंदी में बोधगम्यता कहते हैं, उसको भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में कवर किया गया है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन की वीडियोस तो हमने अलग अलग बनाई हैं, हिंदी की वीडियो अलग और इंग्लिश की वीडियो अलग, तो अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है, आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और अंत में इसका प्राइस आप देख लीजिए दोस्तों, ओरिजिनल प्राइस आप देख पा रहे हैं 1800 रुपए लगभग है, लेकिन प्रेजेंट इफेक्टिव प्राइस जो है वो 799 है, यानी कि 800 रुपए से कम में आप इस कोर्स को प्राप्त कर लेंगे। और हमारा यह दावा है कि पूरे भारत में यह सबसे अफोर्डेबल क्वालिटी सीसेट कोर्स है। तो ये तमाम जानकारियां आपको इस कोर्स के बारे में दी गई हैं और ये जो कोर्स है ये आपको हमारी ऐप पर मिलने वाला है, बटनेर आईएएस ऐप, जिसको कि आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने लैपटॉप पर भी हमारा ये कोर्स देख सकते हैं, हमारी तमाम वीडियोस देख सकते हैं, जैसे कि आपको पहले जानकारी दी गई है। यहां पर आपको एक बार फिर से दिखा देता हूं, www.batnerias.com पर जाकर आप लैपटॉप पर भी हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। और ये कोर्स मोबाइल पर आपको केवल हमारी ऐप में मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों। कि व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते, मानव होने के नाते, प्राकृतिक रूप से, सामाजिक रूप से जो भी अधिकार मिलने चाहिए, एक व्यक्ति को अपना जीवन यापन करने के लिए जितने भी प्रकार के अधिकारों की आवश्यकता होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार। एक कैदी है, अगर वो कैदी जेल में है तो उसको किसी भी प्रकार का मूल अधिकार प्राप्त नहीं होता है। कुछ है कि मूल अधिकार प्राप्त होते हैं, जबकि उसको सारे के सारे मानवाधिकार प्राप्त होंगे। अब ये तो है मानव को मानव होने के नाते कौन कौन से अधिकार मिलने चाहिए, प्रकृति ने मानव को क्या क्या अधिकार दिए हैं, उसको वो अधिकार अगर मिल रहे हैं तो वो मानवाधिकार हैं, जो किसी देश के संविधान में चाहे लिखे हुए हैं चाहे नहीं लिखे हुए। हालांकि आपको बता दूं कि 10 दिसंबर 1948 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों की घोषणा की गई थी। अतः 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है किसको? 10 दिसंबर को। और 1948 को क्योंकि इसकी घोषणा की गई थी, इसलिए 10 दिसंबर 1948 से लेकर अब तक या भविष्य तक इसको मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, ये तो हो गए मानवाधिकार। अब हर देश के संविधान ने अपने नागरिकों को कुछ अधिकार दे रखे हैं, जिनका कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में उल्लेख होता है। उन्हें हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, यानी कि संवैधानिक अधिकार। जैसे अगर आपको बताएं, हमारे भारतीय संविधान की अगर बात करें तो भाग 3 और भाग 4, भाग 3 में जो कि फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख है और भाग 4 में आपको पता है कि डीपीएसपी डायरेक्ट प्रिंसिपल का उल्लेख है। तो दोनों ही अधिकार हैं, मूल अधिकार तो अधिकार है ही हैं, इसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन डीपीएसपी भी मित्रों अपने आप में अधिकार हैं और डीपीएसपी एक संवैधानिक अधिकार का दस्तावेज है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान में संवैधानिक अधिकारों का उल्लेख कहाँ कहाँ है, तो भाग 3 में तो है ही है, भाग 4 भी संवैधानिक अधिकारों का उल्लेख करता है। तो वो संवैधानिक अधिकार हो गए। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की, तो फंडामेंटल राइट्स केवल भाग 3 में है। तो इसका मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो फंडामेंटल राइट के कॉन्सेप्ट से थोड़ा बड़ा है। तो हम ये तो कह सकते हैं कि सभी मूल अधिकार संवैधानिक अधिकार हैं, लेकिन सभी संवैधानिक अधिकार मूल अधिकार हैं ऐसा हम नहीं कह सकते। सभी जो मूल अधिकार हैं वो मानवाधिकार है हम कह सकते हैं, लेकिन सभी मानवाधिकार मूल अधिकार हैं हम नहीं कह सकते। सभी संवैधानिक अधिकार मानवाधिकार हैं हम कह सकते हैं, सभी मानवाधिकार संवैधानिक अधिकार हैं हम नहीं कह सकते। यानी नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो सही होगा, लेकिन ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो उसको हम सही नहीं कह सकते। सभी मानवाधिकार मूल अधिकार हैं नहीं, सभी मूल अधिकार मानवाधिकार हैं हाँ बिल्कुल है, कोई शक नहीं है। तो आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आजकल आ जाते हैं, ट्रेंड चला है, वो 4 वाक्य देगा, सभी मूल अधिकार संवैधानिक अधिकार हैं, सभी संवैधानिक अधिकार मूल अधिकार हैं, सभी मूल अधिकार मानवाधिकार हैं, सभी मानवाधिकार संवैधानिक अधिकार हैं। समझ में नहीं आ रहा? ऐसे सेंटेंस देगा
और फिर आपसे पूछेगा कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ए और बी और सी, ए बी सी, ऐसे करके। लेकिन अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले क्या होगा, एफ आर, फिर एफ आर के बाद में क्या होगा, सी आर, और सी आर के बाद में फिर क्या होगा, एच आर। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मित्रों कहीं पर भी इससे संबंधित आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब हम शुरू करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार। हमने क्लियर कर लिया मानवाधिकार क्या होते हैं, मानवाधिकार के अंतर्गत क्या क्या आता है, कौन कौन से मुद्दे आते हैं, उनका भी जिक्र हम करेंगे। घबराइए मत, आप मेरे साथ बने रहिए। हम हर उस मुद्दे को टच करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और भारतीय एक जागरूक नागरिक होने के नाते भी आपको इन सब का नॉलेज होना चाहिए। तो हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू की तो बात करेंगे, सामान्य ज्ञान से संबंधित भी हर मुद्दे को टच करने की कोशिश करेंगे। तो मित्रों हमने पढ़ लिया, पहली बात हमने पढ़ी ली है कि 10 दिसंबर 1948 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों की उद्घोषणा की जाती है। अतः 10 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस चीज के बारे में हमने जिक्र कर लिया है। अब अपने को देखना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। देखिए मित्रों, आपको आइडिया होगा कि 1991 में जो हमारे तत्कालीन वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक नीति लागू की थी जिसको बोलते हैं एलपीजी नीति। एलपीजी क्या है, लिबरलिज्म, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन का मतलब है वैश्वीकरण। यह है एलपीजी। यह हम नीति लेके आए थे, यानी कि जो हमारा जो व्यापार है उसको देश की सीमाओं से बाहर होते हुए हम इंटरनेशनल लेवल पे व्यापार करें। हम अधिक से अधिक जो विदेशी कंपनियां हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, उनको भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित करें। भारत भी स्वयं जाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निवेश करे, यानी कि भारत के व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जोड़ा जाए। उसे हम क्या बोलते हैं, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। उदारीकरण का होता है कि कुछ औपचारिकताएं जो है उद्योगों के संबंध में, व्यापार के संबंध में, उसमें थोड़ी ढील दी जाए। निजीकरण का मतलब है कि अगर कुछ उपकरण हैं जिनको सरकार चलाने में समर्थ नहीं है तो उनको निजीकरण किया जाए, उनको प्राइवेट हाथों में सौंपा जाए। और वैश्वीकरण का अर्थ है कि भारत की जो सीमाएं हैं उससे बाहर भी व्यापार किया जाए। एलपीजी नीति हम 1991 में लेके आए थे, जो भारतीय अर्थव्यवस्था में एक यू टर्न माना जाता है। बिगड़ती हुई हमारी चरमराती हुई अर्थव्यवस्था को संभालने का जो प्रयत्न था, एलपीजी एक अपने आप में माइलस्टोन साबित होता है। लेकिन जैसे ही हम एलपीजी नीति लेके आए मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हमने शुरू किया, तो भारत में आपको पता है जनसंख्या अधिक है तो लेबर सस्ती है, और लेबर सस्ती है तो प्रोडक्शन भी सस्ता होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे द्वारा जो भी प्रोडक्ट पैदा किए जाते थे उसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तुलना में कम थी। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार ने सोचा कि अगर भारत इसी तरीके से व्यापार करने लगा तो उनको दिक्कत हो सकती है। तो भारतीय व्यापार पर किसी भी तरीके से नकारात्मक अंकुश लगाया जाए, इसकी नकारात्मकता पैदा की जाए, यानी कि इनको क्या है कि डिमोरलाइज किया जाए किसी भी तरीके से। तो उन्होंने विदेशी जो नेता थे, राजनेता थे, कहने लगे कि जो भारतीय उत्पाद हैं वो अपने मानकों पे खरे नहीं उतरते, यहाँ पे महिला श्रम करवाया जा रहा है, बाल श्रम करवाया जा रहा है, ऐसे ऐसे आरोप लगा दिए, मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। और इन सब चीजों से प्रभावित होकर तत्कालीन भारतीय सरकार ने क्या किया, 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 पारित किया हमारी संसद के दोनों सदनों से। यह जो अधिनियम था पारित हुआ, ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1993 पारित हो जाता है। और हमने मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए 1993 में ही राष्ट्रीय स्तर पर एक संस्था बनाई जिसका नाम है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। यानी सबसे पहले तो हमने मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए एक एक्ट पारित किया, पार्लियामेंट ने हमारी ने एक एक्ट पारित किया, ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1993। और अब इस
एक्ट को धरातल पर लागू करने के लिए, मानवाधिकारों का संरक्षण करने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। और इसके साथ ही मित्रों स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का भी उल्लेख किया गया, यानी कि राज्य स्तर पर भी मानवाधिकार आयोगों का गठन किया जाएगा, ऐसा प्रयास किया गया। इस तरीके से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अस्तित्व में आया। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि हमने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और स्टैट्यूटरी बॉडी के बारे में पढ़ा था। अगर आपसे ये पूछा जाए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कैसी संस्था है, संवैधानिक है, वैधानिक है, गैर संवैधानिक है, असंवैधानिक है, तो कैसी है? तो मित्रों ये अपने आप में वैधानिक संस्था है। और मैंने आपको कहा था कि स्टैट्यूटरी बॉडी हम उस बॉडीज को बोलेंगे जिससे संबंधित कोई ना कोई एक्ट बन रखा है, संसद ने कोई कानून बना रखा है। और मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 क्योंकि संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है, अतः मानवाधिकार आयोग अपने आप में एक कैसी संस्था है मित्रों? वैधानिक संस्था है। ये अपने अपने स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो ये प्रश्न भी आ जाता है कि कैसा निकाय है, वैधानिक है, संवैधानिक है, गैर संवैधानिक है, तो इसका भी थोड़ा सा अपने को ख्याल रखना है। ये हो गया हमारे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का बेस, यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग धरातल पर कैसे आया, कैसे यह लागू हुआ। मित्रों अब हमें देखना होगा मानवाधिकार आयोग की संरचना कैसी है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसमें कितने सदस्य होते हैं। उसके बाद जो हमारा पढ़ने का क्रम है, हम उनकी क्वालिफिकेशंस की बात करेंगे क्या होती है, फिर हम बात करेंगे कि उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, नियुक्ति कैसे होती है, फिर उनका टेन्योर क्या है, कार्यकाल के बारे में हम जिक्र करेंगे, फिर रिमूवल की बात करेंगे कैसे हटाया जाता है, और फिर हम बात करेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या काम करता है और कौन कौन से मानवाधिकारों से इसका संबंध है। मित्रों अब हम बात करते हैं मानवाधिकार आयोग की संरचना की, यानी कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। और संरचना होती है मित्रों इसकी 1+8+1, यानी कि एक अध्यक्ष होता है, 8 सदस्य होते हैं और एक विशेष आमंत्रित सदस्य होता है। अब हम देखते हैं इस संरचना में हम इनकी क्वालिफिकेशन की बात कर लेंगे, यानी कि अध्यक्ष कौन होगा, सदस्य कौन होंगे और विशेष आमंत्रित सदस्य कौन होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मित्रों अध्यक्ष की। अध्यक्ष के पद पे ऐसा व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा जो कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जज या तो हो या फिर रह चुका हो। ये प्रावधान है मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में कि या तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जज वो हो या फिर रह चुका हो। लेकिन इसमें बड़ी दिक्कत थी क्योंकि चीफ जज के रिटायर होने का हम इंतजार करते रहेंगे, तो इसमें थोड़ी सी सुधार की गुंजाइश थी और इस गुंजाइश को पूरा कर दिया 2019 के संशोधन ने। 2019 में इस अधिनियम में संशोधन हो गया और उसमें लिख दिया गया, एक तो ये था, ये तो वैसा का वैसा रख दिया कि भाई सुप्रीम कोर्ट का चीफ जज हो या रह चुका हो, प्लस इसमें यह कर दिया कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जज न होकर अन्य न्यायाधीश भी है, सुप्रीम कोर्ट का अन्य न्यायाधीश भी है, तो भी वह ह्यूमन राइट कमीशन का अध्यक्ष बन सकता है, अन्य न्यायाधीश हो या फिर ये भी रह चुका हो। तो अब थोड़ा सा ये आसान हो गया, अध्यक्ष बड़ा आसानी से मिल जाएगा। मूल जो अधिनियम था उसमें क्या उल्लेख था कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जज हो या रह चुका हो। क्लियर? अब क्या कर दिया, प्लस इसमें और ऐड कर दिया कि अन्य न्यायाधीश को भी ह्यूमन राइट कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं इसकी मित्रों सदस्यों की, इसमें कितने सदस्य होते हैं। तो सदस्यों का अगर हम जिक्र करें तो सदस्य इसमें 8 होते हैं, लेकिन पहली दफा हम 4 सदस्यों की बात करते हैं। एक सदस्य होगा जो सुप्रीम कोर्ट का जज हो या रह चुका हो, सुप्रीम कोर्ट का आम न्यायाधीश हो, चीफ जज की बात नहीं कर रहे, न्यायाधीश हो या रह चुका हो। एक सदस्य होगा जो किसी हाई कोर्ट का चीफ जज हो या रह चुका हो, और 2 सदस्य होंगे मित्रों जो मानवाधिकारों का अच्छा ज्ञान रखते हो, मानवाधिकार के क्षेत्र में काफी अनुभव प्राप्त किए हुए व्यक्ति हों। ऐसे 2 व्यक्तियों को हम मानवाधिकार आयोग में नियुक्त करेंगे। किनको? जिनको मानवाधिकारों का अच्छा ज्ञान है, इस फील्ड में वो काम कर चुके हैं, इस फील्ड का उनको अनुभव है। तो ये 4 सदस्य हो गए।
दोबारा से दोहरा देता हूं। एक सदस्य होगा जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो या रह चुका हो, एक सदस्य होगा जो हाई कोर्ट का चीफ जज हो या रह चुका हो, और 2 सदस्य होंगे मित्रों जिनको मानवाधिकारों का अच्छा ज्ञान हो। इसके अलावा जो मित्रों 4 सदस्य और बच गए हैं, उसमें एक होगा अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष, एक होगा अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष, एक होगा अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, और एक होगा महिला आयोग का अध्यक्ष। यानी कि ये चारों जो अध्यक्ष हैं वो पदेन सदस्य के रूप में इसमें काउंट हो जाएंगे। तो 4 सदस्य तो मित्रों ये हो गए, 4 ये हो गए, ये हो गए 8 सदस्य, और ये हमने अध्यक्ष की बात कर ली। तो ये हो गया ह्यूमन राइट कमीशन का पूरा स्ट्रक्चर और उनके सदस्यों से संबंधित जो क्वालिफिकेशंस है उनकी बात। अब हम बात करेंगे इनकी अपॉइंटमेंट की, नियुक्ति कौन करेगा, इस नियुक्ति के संदर्भ में कौन सा कॉलेजियम होता है, उस कॉलेजियम में कौन कौन सदस्य होते हैं, उसकी बात करते हैं। नियुक्ति, और मित्रों नियुक्ति की जब बात आती है, और मैंने आपको बताया है नियुक्ति कौन करता है, प्रेसिडेंट। शायद अब तक आपको ये बात तो क्लियर होगी कि नियुक्ति कौन करता होता है। मुझे नहीं लगता कि नियुक्ति का प्रश्न आएगा तो आप गलत करेंगे। लाखों दफा हमने बात कर ली नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति किसकी सिफारिश पर करेंगे, अब यहाँ पे प्रश्न थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। अब देखिए प्रश्न आएगा, मान लीजिए सत्य असत्य में आ गए, 3 सेंटेंस बिल्कुल सत्य दे दिया उसने और चौथा दे दिया उसने कि मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति मंत्री परिषद के परामर्श से करते हैं, तो मित्रों गलत हो जाएगा। मंत्री परिषद का परामर्श नहीं होता है। यहाँ पे हमने क्या बना रखी है, एक समिति बना रखी है, हमने यहाँ पे एक कॉलेजियम बना रखा है, और उस कॉलेजियम की अनुशंसा पर, उस कॉलेजियम के रिकमेंडेशन के आधार पर राष्ट्रपति सदस्यों की अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। उस कॉलेजियम में कौन होता है मित्रों, हम ये देखते हैं। इस कॉलेजियम में मित्रों होते हैं, नंबर 1 होता है इसमें प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री इस कॉलेजियम का अध्यक्ष होता है। अगर पूरे सदस्यों को न्याय लिखना हो, हम इतना भी कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित एक कॉलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, तो भी सही हो जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक प्रधानमंत्री हैं, दूसरे हमारे हैं होम मिनिस्टर साहब, तीसरे यहाँ पे हो जाएंगे लोकसभा के स्पीकर हो जाएंगे, यानी लोकसभा के अध्यक्ष हो जाएंगे, चौथे यहाँ पे हो जाएंगे लोकसभा में अपोजिशन के नेता यानी कि विपक्ष के नेता, पांचवें यहाँ पे हो जाएंगे राज्यसभा के सभापति, और छठे यहाँ पे हो जाएंगे राज्यसभा में विपक्ष के नेता। देखिए आपको इसको याद रखना बहुत मुश्किल नहीं है। प्रधानमंत्री अध्यक्ष है, लगभग जितने भी हमने कॉलेजियम पढ़े हैं सभी का अध्यक्ष प्रधानमंत्री है। चाहे हमने जिक्र किया हो सीबीसी के बारे में, चाहे हमने जिक्र किया था सीबीआई के बारे में, हमने लोकपाल के बारे में बात किया था, हमने एनजेक के बारे में भी बात की थी, अब हम बात कर रहे हैं एनएचआरसी की। कॉलेजियम का अध्यक्ष हमेशा ही प्रधानमंत्री रहा है। प्रधानमंत्री और उसके बाद में गृह मंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष विपक्ष का नेता दोनों हो जाएंगे, राज्यसभा का सभापति विपक्ष का नेता, यानी दोनों सदनों के अध्यक्ष और दोनों सदनों में विपक्ष के नेता भी इसमें हो जाएंगे। और ये 6 सदस्यों का एक कॉलेजियम होगा। इस कॉलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति नियुक्ति करेंगे। नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं लेकिन कॉलेजियम की सिफारिश पर। नियुक्ति के बाद मित्रों होता है इनका टेन्योर, इनका कार्यकाल कितना होता है, और कार्यकाल आपको बता दूं, कार्यकाल के बारे में आपको ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है। कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। अगर कहीं भी आपको ऐसा मिलता है ना कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उसका अध्यक्ष हो, या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रह चुका व्यक्ति हो, जैसे हमने लोकपाल के बारे में बात की थी, तब जो रिटायरमेंट एज होगी वो कितनी होगी, 70 वर्ष। और इनका कार्यकाल कितना होता है मित्रों, 5 वर्ष। टेन्योर 5 इयर्स एंड रिटायरमेंट एज 70 ईयर्स। एक बात इसमें नोट कर लेना, ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1993 जिसमें कि संशोधन हुआ है 2019 में, करंट का भी आंकड़ा बनता है 2019 में, और 2019 के संशोधित प्रारूप में ये उल्लेख है
कि जो इनका कार्यकाल है वो 3 वर्ष होगा, प्लस इनकी जो सेवानिवृत्ति आयु है वो 70 वर्ष ही रहेगी। चाहे तो आप बात करो NHRC की, चाहे आप बात करो SHRC की, इनका जो टेन्योर है वो 3 वर्ष ही होगा। यानी चाहे तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करो, चाहे राज्य मानवाधिकार आयोग की बात करो, चाहे आप अध्यक्ष की बात करो, चाहे सदस्यों की बात करो, टेन्योर कितना हो जाएगा इनका? 3 वर्ष हो जाएगा। लेकिन मूल अधिनियम में ये कितना था? 5 वर्ष था। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि संशोधित प्रारूप के अंतर्गत ह्यूमन राइट कमीशन के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो मित्रों होता है 3 वर्ष। और जो रिटायरमेंट एज है वो 70 वर्ष है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करेंगे मित्रों इनको हटाने की। इनको हटाया कैसे जाता है, हटाना का जिक्र करेंगे हम। तो इनको हटाने के लिए भी काफ़ी अच्छी प्रक्रिया है। देखिए, अक्षमता और कदाचार के आधार पर हम प्रस्ताव लेके आएंगे अगर इनको सदस्यों को हटाना है तो। लेकिन ये प्रस्ताव संसद में नहीं लाया जाएगा, ये प्रस्ताव लाया जाएगा मित्रों प्रेसिडेंट के पास। और ऐसे नहीं है कि प्रस्ताव आते ही राष्ट्रपति इनको हटा देंगे। प्रेसिडेंट इसकी जांच करवाएंगे हमारे सुप्रीम कोर्ट से, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंडेशन कर दिया कि वास्तव में इन पे जो आरोप लगाए गए हैं वो सही है, तो राष्ट्रपति इनका पद समाप्त कर सकते हैं, इनको हटा सकते हैं। यानी कि इनको हटाने की जो अंतिम शक्ति है वो किस में निहित है? राष्ट्रपति में। और इनकी नियुक्ति की भी अंतिम शक्ति किस में निहित है? राष्ट्रपति में। अब हमें देखने हैं इनके कार्य, यानी कि ह्यूमन राइट कमीशन करता क्या है। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो है मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों की जांच करना। अगर मानवाधिकारों का उल्लंघन हो गया है तो उस मामले की जांच करता है मानवाधिकार आयोग। जांच किस आधार पर करेगा? या तो हो सकता है कि स्वयं प्रेरणा से, यानी कि स्वयं ही ऐसा मुद्दा देखे मानवाधिकार आयोग और उसकी जांच शुरू कर दे, या ये हो सकता है कि जिस व्यक्ति के मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है वह जो संबंधित व्यक्ति है, अगर उसने कोई निवेदन किया है उसके निवेदन पे हो सकता है, या फिर उस संबंधित व्यक्ति का कोई भी रिश्तेदार है, सगा संबंधी है, रिलेटिव है, उसके भी अनुशंसा पर उसके भी निवेदन पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग उस व्यक्ति के मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित जो मुद्दा है उसकी जांच कर सकता है कि क्या वास्तव में मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है। अगर हुआ है तो किस स्थिति में हुआ है, यानी क्या कंडीशन थी, क्या परिस्थिति थी, और अगर हुआ भी है तो किस सीमा तक मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है, ये सब जांच कर सकता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। दूसरा इसमें है कि जो बंदी गृह होते हैं, जेल हैं, जेल में कैदियों के साथ क्या व्यवहार हो रहा है, उनके खाने पीने की, उनके मलमूत्र त्यागने की, उनके नहाने धोने की उचित व्यवस्था है या नहीं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जेल में जो अगर व्यक्ति है तो उनको संवैधानिक अधिकार हो सकता है न मिले, उसको मूल अधिकार हो सकता है न मिले, लेकिन उस व्यक्ति को मानवाधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। तो जेल में उसको मानव होने के नाते जो कुछ चाहिए, क्या वास्तव में वो चीज़ उसको मिल रही है या नहीं, इसकी जांच मानवाधिकार आयोग बखूबी कर सकता है। तीसरा काम है मित्रों कि मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई संधि है, बनाई गई है, संधि तैयार की गई है, कोई समझौता हो गया है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, तो उस समझौते का, उस संधि का जो भी उसका प्रारूप है उसका भारत में पूरी निष्ठा के साथ क्रियान्वयन करना भी NHRC का काम है। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों से संबंधित कोई संधि हो गई है, कोई समझौता हो गया है, कोई एक्ट बन गया है, तो उसको पूरी प्रतिष्ठा के साथ अपने भारत में लागू करना, उसका क्रियान्वयन करना, ये भी किसका काम है? मानवाधिकारों का, NHRC का, यानी कि मानवाधिकार आयोग का। और अगला मित्रों काम है कि अगर न्यायालय में हिंसा से संबंधित कोई मामला है और वो लंबित पड़ा है, लंबित का मतलब कि लंबे समय से उस पर सुनवाई या तो हो रही है लेकिन उसका कोई निर्णय नहीं आ रहा, या फिर हो सकता है उस पर सुनवाई नहीं हो रही है, और जिस व्यक्ति का उस नुकसान हुआ है उसको इंसाफ नहीं मिल रहा, तो ऐसे मामलों में भी जो NHRC है वो हस्तक्षेप कर सकता है, इंटरफेयर कर सकता है। न्यायालय कोई कह सकता है कि इसका जल्दी से जल्दी निर्णय दिया जाए, या फिर अगर चाहे तो NHRC स्वयं उस मुद्दे की जांच कर सकता है और यहाँ तक कि उस संदर्भ में सुनवाई भी कर सकता है।
तो इसके साथ मित्रों अपना जो NHRC वाला जो टॉपिक था, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये पूरा होता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं दोबारा से कह रहा हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट किया करें, शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।